आज अपने करने जा रहे हैं जूलॉजी बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में एंडोक्राइनोलॉजी का पार्ट 17 17वां पार्ट करने जा रहे हैं अपने एंडोक्राइनोलॉजी में। तो अपने एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर जो अपनी ग्लैंड चल रही थी वो थी थायराइड ग्लैंड, जो शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये जो है थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है पीयूष ग्रंथि के थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रभाव में। ये बात अपने कल देख चुके हैं। अब अपने आज इसके आगे की बात कर रहे थे कि इसका जो फंक्शन है थायराइड ग्लैंड का, जो थायरोक्सिन हार्मोन है, फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो फंक्शन की हम बात कर रहे थे। तो पहला प्रभाव कौन सा था? कैलोरीजेनिक प्रभाव। कैलोरीजेनिक प्रभाव में बताया था कि थायरोक्सिन जो हार्मोन है ये क्या करता है कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन कंजप्शन को बढ़ा देता है, जिससे शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, एटीपी का निर्माण होता है, जिससे उष्मा भी उत्पन्न होती है। उसके अलावा बताया था आपको कि ये हार्मोन जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को भी प्रेरित करता है। तो कैलोरी इससे बनती है, इसलिए इसका प्रभाव कैसा रहता है? कैलोरीजेनिक प्रभाव। उसके अलावा ये भी बताया था कि इसके द्वारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो भी बनी रहती है, और बेसल मेटाबॉलिक जो रेट है वो बनी रहेगी, तो जिसके द्वारा हमारे शरीर की वृद्धि और विकास की जैसी क्रियाएं हैं वो चलती रहती है। उसके अलावा हमारी तंत्रिका कोशिकाएं, हमारी पेशी कोशिकाएं, हमारी हृदय पेशियाँ, इन सब के अंदर इन सब के यूँ कह सकते हैं कि सामान्य फंक्शन करने के लिए थायरोक्सिन हार्मोन का होना आवश्यक है। दूसरा कार्य आपको बताया था थर्मोरेगुलेशन, ताप नियमन आपको बताया था कि ये जो हमारे समतापी जंतु हैं उनके अंदर ये ताप नियमन का कार्य करता है। और खासकर सर्दियों में अगर हम बात करें तो सर्दियों के अंदर जैसे ही वातावरण का तापमान कम होता है तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो सक्रिय यूँ कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शरीर के अंदर क्या है कि ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ता है, जिससे ऊर्जा बनती है। ऊर्जा बनेगी तो जिससे उष्मा का भी निर्माण होता है, उष्मा जैसे बनती है तो शरीर का तापमान नियमित बना रहता है। ये बात भी आपको बताई थी कल। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट और जल के लिए आपको बताया था तीसरा कार्य इसका इलेक्ट्रोलाइट और जल की बात करें तो ये बताया था Na+ और Cl- आयन जो है इनका शरीर के अंदर संतुलन बनाए रखता है, यानी ये नहीं तो इनको यूँ कह सकते हैं समस्थापन बनाए रखता है, यानी आवश्यकता से अधिक होने पर बाहर निकालता है, और यदि कम होता है तो ये उनको बाहर निकलने से रोकता है, और साथ में जल की मात्रा का भी नियमन करता है। अब NaCl जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन एक शरीर का मुख्य हार्मोन है, क्योंकि ये तंत्रिका कोशिकाओं व शरीर के समस्त जैविक क्रियाओं के लिए ये आयंस जिम्मेदार होते हैं। तो ये आयंस जो हैं इनका जो नियमन है ये भी थायरोक्सिन के द्वारा थायराइड ग्लैंड बनाए रखती है। उसके अलावा ये जो हार्मोन है थायरोक्सिन, ये कैल्शियम जो है उसका भी नियमन रखता है कि कैल्शियम की मात्रा यदि अधिक हो जाती है तो ये हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम को मल और मूत्र की सहायता से शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। नेक्स्ट इसका कार्य देखें तो इफेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन पर प्रभाव। इसकी आज हम बात करते हैं जनन पर प्रभाव। तो जनन पर प्रभाव की यदि हम बात करें तो जननांगों की वृद्धि और विकास के लिए, उसके अलावा हमने बात की थी कि शरीर की जो कोशिका विभाजन है उन सब के लिए ऊर्जा चाहिए। तो चूंकि जब स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की घटनाएं होती है तो उस दौरान समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, तो उन विभाजनों को संपन्न करने के लिए ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा आपको पता ही है कि इसके कैलोरीजेनिक प्रभाव के कारण बनती रहती है। अब यदि समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis चलता रहेगा, जिससे शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण भी होता है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि ये जो है किशोरावस्था के अंदर जो है जो वर्षण हैं उनके परिपक्व होने के लिए, मादाओं में अंडाशय परिपक्व होने के लिए ये जिम्मेदार होता है। और ये जो हार्मोन हैं महिलाओं के अंदर जो रज चक्र पाया जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है, उसको सामान्य बनाए रखने के लिए भी इस हार्मोन का होना आवश्यक है। और यदि महिलाओं के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो जिसके द्वारा क्या होता है कि महिलाओं के अंदर रज चक्र बंद हो जाता है, जिसको कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं एमिनोरिया। तो एमिनोरिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है इस हार्मोन के प्रभाव कमी के कारण। तो इसलिए ये हार्मोन क्या सामान्य बना रहना आवश्यक है। तो यदि हम बात करें तो पहली बात तो किशोर अवस्था में अंडाशय व वर्षण के परिपक्वन के लिए आवश्यक है, परिपक्वन के लिए आवश्यक है किशोर अवस्था में। पहली बात तो इसके अंदर ये है। दूसरा है कि ये हार्मोन जो है
कैलोरोजेनिक प्रभाव के कारण जो शुक्रजनन और अंडजनन की क्रिया संपन्न होती है तथा शुक्रजनन व अंडजनन के दौरान युग्मक निर्माण में सहायक है। इसका अगला कार्य ये, इस हार्मोन की कमी से महिलाओं में रक्त चक्कर बंद हो जाता है, जिससे इस घटना को एमिनोरिया कहते हैं। एमिनोरिया कहते हैं। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एमिनोरिया की कंडीशन किस कंडीशन में उत्पन्न होती है, महिलाओं के अंदर होती है, जिससे क्या होगा कि महिलाओं के अंदर जो अंडाशय चक्र है या जो रक्त चक्र है वो बंद हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, एमिनोरिया कहते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें तो ये जो जंतु है, ये जो हार्मोन है, ये कमी अगर हो जाएगी तो आपको पता है शुक्रजनन पर प्रभाव पड़ेगा, जिसके द्वारा क्या होता है कि बंध्यता यानी कि जनन क्षमता जो है वो कम हो जाती है। अब बंध्यता कमी से बंध्यता उत्पन्न हो जाती है, तो ये सभी तरीके से जनन पर भी क्या डालता है, प्रभाव डालता है। उसके अलावा यदि हम बात करें वृद्धि पर प्रभाव, वृद्धि यानी ग्रोथ पर प्रभाव, अगला जो इसका कार्य है, वृद्धि पर प्रभाव। अब आपको बताता हूँ, वैसे तो वृद्धि वाला हार्मोन हमारा सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होता है, एसटीएच होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है। तो वृद्धि के लिए अब चूंकि हमने बात की थी कि इसके जो कैलोजेनिक प्रभाव है ये ज़्यादातर हमें पेशी कोशिकाओं में, अस्थि कोशिकाओं में, हमारी हृदय पेशियों में, तंत्रिका कोशिकाओं में देखने को मिलता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। अब और पेशियों में भी, कंकाल पेशियों के अंदर इसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। तो अब कहने का मतलब जो वृद्धि होती है तो शरीर की संयोजी ऊतक में भी होती है, अस्थियों में भी होती है। तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि अब शरीर के अंदर यदि वृद्धि होनी है तो वो कार्य ग्रोथ हार्मोन तो करता है, परंतु कैलोजेनिक प्रभाव के लिए इस हार्मोन का होना आवश्यक है। कौन से का, थायरोक्सिन हार्मोन का। तो थायरोक्सिन हार्मोन यदि ग्रोथ हार्मोन के साथ क्रिया करेगा तो वृद्धि सामान्य होती रहती है। अब कई बार क्या होता है कि जो ये हार्मोन यदि कम हो जाए तो इससे बौनापन उत्पन्न हो जाता है। ये हार्मोन ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलकर शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। इस हार्मोन की कमी से व्यक्ति बौना रह जाता है। इससे क्रेटिनिज्म कहते हैं। अब थोड़ा ये टर्म आप याद रखना, क्रेटिनिज्म क्या है कि जब इस हार्मोन की कमी से क्या है, व्यक्ति जो है बौना रह जाता है और व्यक्ति का उदर बड़ा हो जाता है। व्यक्ति का उदर फूला हुआ अर्थात बड़ा हो जाता है और मस्तिष्क भी कम विकसित रह जाता है तथा बंध्यता भी उत्पन्न हो जाती है। अब देखिएगा ये वृद्धि पर ये प्रभाव पड़ रहा है इसका कि ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलकर शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए क्या है, इसका होना आवश्यक है। कौन से का, थायरोक्सिन हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन दोनों मिलकर के वृद्धि करते हैं। और यदि व्यक्ति में इस हार्मोन की कमी हो जाए, थायरोक्सिन की, तो व्यक्ति बौना रह जाएगा। अब देखिएगा बौना ग्रोथ हार्मोन की कमी से भी रह सकता है और बौना थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से भी रह सकता है, परंतु थायरोक्सिन हार्मोन की अगर कमी से अगर व्यक्ति बौना रहता है तो इस घटना को हम कहते हैं क्रेटिनिज्म। क्या कहते हैं इसको,
क्रेटिनिज्म कहते हैं। और क्रेटिनिज्म जो अवस्था उत्पन्न होगी ये शिशु अवस्था में उत्पन्न हो जाएगी। आगे जब हम इस हार्मोन की कमी देखेंगे तो वहाँ पर ये नाम आएगा क्रेटिनिज्म। तो क्रेटिनिज्म का अर्थ क्या होता है? शिशु अवस्था में थायरोक्सिन की कमी होना क्या गलत है? क्रेटिनिज्म। और क्रेटिनिज्म यदि होगा तो व्यक्ति बौना रह जाएगा, उधर फुला हुआ होगा और साथ में मस्तिष्क भी कम विकसित होगा यानी अल्प विकसित होगा, शायद मानसिक रूप से भी, और उसके अंदर क्या पाई जाती है? बंध्यता भी पाई जाती है। तो ये इसका एक हमारी वृद्धि के ऊपर भी प्रभाव है। अब यदि हम बात करें तो अगला जो कार्य इसका तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव देखें हम, तो तंत्रिका तंत्र के ऊपर यदि हम इसका प्रभाव देखें, तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव। अभी देखिए हमने बात की थी कि तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव की यदि बात करें तो सीधी सी बात यही है, हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रोलाइट और जल का ये नियमन करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर मुख्यतः कौन सा है? NaCl। अब यदि हम बात करें तो तंत्रिका तंत्र जो होता है इसके बाहर जो ECF होता है, एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड होता है, उसके अंदर NaCl की मात्रा पाई जाती है, जबकि अंदर की ओर जो है फास्फेट है, सल्फेट SO4 है, इसकी मात्रा अंदर की ओर पाई जाती है। तो अब होता क्या है कि अब यदि ये हार्मोन कम स्रावित होता है तो या ये हार्मोन कम बनता है या इस हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है तो इसका प्रभाव तंत्रिका तंत्र पर भी पड़ता है, क्योंकि ये हार्मोन जो है वो तंत्रिका तंत्र की सामान्य क्रियाओं के लिए आवश्यक है। क्योंकि अगर ये हार्मोन सामान्य बनेगा तो इलेक्ट्रोलाइट और जल जो है वो सामान्य रहेंगे, और सामान्य यदि रहेंगे तो तंत्रिका तंत्र अपना सामान्य रूप से कार्य करता रहता है। यदि इसकी कमी जो होती है, जो कि शिथिलता आ जाती है, क्योंकि ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र में शिथिलता आ जाती है। शिथिलता का मतलब यही है कि तंत्रिका तंत्र के अंदर जो आवेग का संचरण होता है, आवेश के रूप में होता है, वो उतनी गति से नहीं हो पाएगा, जिसके कारण जो उद्दीपन है वो सही समय पर मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाएंगे, उनके फलस्वरूप जो होने वाले उनके उसके अंदर भी अधिक समय लगता है। और इसी के कारण हम बात कर चुके हैं कि व्यक्ति मानसिक रूप से मंदबुद्धि रह जाता है। व्यक्ति मानसिक रूप से मंदबुद्धि रह जाता है। मंदबुद्धि का मतलब ये है कि उस समय पर अपनी वो अनुक्रिया प्रदर्शित नहीं कर पाता है। तो इस कारण हम ये कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र की संवेदनशीलता को बनाए रखता है, और इस हार्मोन की कमी जो है वो क्या होती है कि जो इसकी सक्रियता को है वो कम कर देती है और शिथिलता आ जाती है, तो जिसके कारण व्यक्ति जो है वो अपना अनुक्रिया समय पर नहीं कर पाता, जिससे व्यक्ति मंदबुद्धि भी रह सकता है। उसके अलावा यदि हम नेक्स्ट प्रभाव की यदि हम बात करें तो इसका जो प्रभाव है वो एक घटना आती है नियोटिनी। इसको कहते हैं चिर भ्रूणता के लिए भी जिम्मेदार है ये। अब कैसे हैं इसकी यदि हम बात करें तो एम्बायोस्टोमा का एक्सोलोटल लार्वा में चिर भ्रूणता देखी गई है। कैसे? अब देखिएगा एम्बायोस्टोमा एक एम्फीबियन एनिमल है। एम्बायोस्टोमा जो एनिमल है इसका क्या होता है कि जो लार्वा होता है उसको कहते हैं एक्सोलोटल लार्वा। अभी एक्सोलोटल लार्वा क्या करता है? मेटामॉर्फोसिस करके और अडल्ट में चेंज हो जाता है, यानी कि अडल्ट एम्बायोस्टोमा में चेंज हो जाता है। कौन सा लार्वा? एक्सोलोटल लार्वा। अब होता क्या है कि एक्सोलोटल लार्वा जैसे ये पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर इसके अंदर प्रयोग किया गया था कि उनसे पहाड़ी क्षेत्रों में जो एक्सोलोटल लार्वा है उनके अंदर क्या होता है कि आयोडीन की कमी होती है। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है कि इनका मेटामॉर्फोसिस जो है वो एम्बायोस्टोमा में नहीं हो पाया तो वो एक्सोलोटल लार्वा जो है वो
जीवन पर्यंत लार्वावस्था में रहते हुए जनन शुरू कर देते हैं, यानी कि वो एम्बायोस्टोमा में चेंज या मेटामॉर्फोसिस नहीं कर पाते हैं। जबकि जो पहाड़ी क्षेत्र के निचले क्षेत्रों में रहते हैं या पहाड़ी क्षेत्रों में जो निचले क्षेत्रों में रहते हैं वहाँ पर आयोडीन की अधिकता होती है, क्योंकि ऊपर से आयोडीन बहकर नीचे अधिक आता है। तो उसमें क्या होता है कि एक्सोलेटल लार्वा जो है उनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होकर के एम्बायोस्टोमा के अंदर वो चेंज हो जाते हैं। तो कहने का मतलब आयोडीन की जो कमी है तो वहाँ पर वो लार्वा जो है वो मेटामॉर्फोसिस नहीं कर पाता, और जहाँ पर आयोडीन भरपूर मात्रा में इन लार्वा को मिलता है तो वो मेटामॉर्फोसिस करके एम्बायोस्टोमा में चेंज हो जाते हैं। अब ये चिर भ्रूणता क्या होती है, न्यूट्रिनी क्या होती है, थोड़ा सा एक टर्म है जिसको मैं बारे में बता देता हूँ। चिर भ्रूणता या नियोटिनी का मतलब ये होता है कि किसी जंतु की लार्वा अवस्था यदि वयस्क में मेटामॉर्फोसिस न कर पाए या वयस्क में न चेंज हो पाए और वो लार्वा अवस्था में रहते हुए ही जनन करना शुरू कर दे तो उस घटना को क्या कहते हैं, नियोटिनी या चिर भ्रूणता कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यदि आयोडीन की कमी रह जाएगी तो एक्सोलोटल लार्वा जो है एक्सोलोटल अवस्था में रहते हुए जनन करना शुरू कर देता है, तो इस घटना को नियोटिनी कहते हैं। और यदि एक्सोलोटल लार्वा को ये कह सकते हैं कि जो आयोडीन है वो उचित मात्रा में मिलेगा तो जिससे एक्सोलेटल लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके एम्बायोस्टोमा में चेंज हो जाता है। तो ये भी इसके अंदर देखा गया है। अब इसका जो है निर्मोचन पर भी प्रभाव पड़ता है। निर्मोचन मैंने अभी बताया ही है कि मेटामॉर्फोसिस जो है उसके लिए थायरोक्सिन या यूँ कहते हैं आयोडीन का होना आवश्यक है। अब इसके निर्मोचन के लिए यदि हम बात करें तो निर्मोचन का जो इफेक्ट है वो बहुत ही शानदार इसके अंदर देखा गया है। मेंढक में एक वैज्ञानिक थे गुडन सेफ, उन्होंने देखा था कायांतरण पर प्रभाव या मेटामॉर्फोसिस पर प्रभाव। अब कायांतरण क्या, लार्वा का वयस्क में चेंज होना क्या कहलाता है, कायांतरण। ये टर्म बार बार आ चुकी है, ये कीटों के अंदर भी लागू होती है, वैसे नियोटिनी के संदर्भ में भी मैंने बताया। पर जो गुडन सेफ एक वैज्ञानिक थे उन्होंने सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया था वो मेंढक के ऊपर, मेंढक के टेडपोल लार्वा पे किया था। टेडपोल लार्वा पर प्रयोग करके मेटामॉर्फोसिस में थायरोक्सिन की इम्पोर्टेंस को बताया, कि टेडपोल लार्वा जो है उसके अंदर क्या इम्पोर्टेंस है थायरोक्सिन की या थायराइड ग्लैंड की। तो यदि हम बात करें तो इसके अंदर इन्होंने बताया कि दो कंडीशन ली, कि पहली कंडीशन तो क्या किया कि इन्होंने 2 टेडपोल लार्वा ले लिए, किसने, गुडन सेफ ने। तो 2 टेडपोल लार्वा ले लिए। पहले टेडपोल लार्वा की इन्होंने क्या किया कि थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया और दूसरे टेडपोल लार्वा की थायराइड ग्लैंड को इन्होंने नहीं निकाला। अब क्या हुआ कि थोड़े समय बाद में देखा कि जिस टेडपोल लार्वा की थायराइड ग्लैंड को निकाला गया उसका मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाता है, जबकि जिसकी थायराइड ग्लैंड को नहीं निकाला गया था उसका मेटामॉर्फोसिस होकर के वो वयस्क में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार गुडन सेफ ने बताया कि टेडपोल लार्वा जिसमें थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया गया था तो थायराइड ग्लैंड निकालने के कारण उसमें थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बना, और थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनने से क्या हुआ कि उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस भी नहीं हुआ। और जिसके अंदर थायराइड ग्लैंड मौजूद थी उस लार्वा में थायराइड ग्लैंड मौजूद होने के कारण क्या हुआ कि थायरोक्सिन हार्मोन बना, और थायरोक्सिन हार्मोन बनने के कारण उसके अंदर सामान्य मेटामॉर्फोसिस होते हुए वो अडल्ट में या वयस्क में कायांतरित हो जाता है। ये बात किसने बताई थी, गुडन सेफ ने 2 टेडपोल लार्वा को लेकर उसके ऊपर प्रयोग करके ये बात बताई थी कि वास्तव में मेटामॉर्फोसिस में किसका इंपॉर्टेंस होती है, थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्रंथि की थायरोक्सिन हार्मोन की होती है। यूँ कहते हैं कि कायांतरण के लिए थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का होना आवश्यक है, ये बात गुडन सेफ ने बताई। फिर इन्होंने क्या किया कि जिस मेंढक के लार्वा की थायराइड ग्लैंड निकाली तो उसका मेटामॉर्फोसिस तो नहीं हुआ, तो इन्होंने क्या किया कि थायरोक्सिन का इंजेक्शन उस मेंढक के टेडपोल लार्वा को दे दिया। और कौन से टेडपोल लार्वा को, जिसकी थायराइड ग्लैंड निकाली हुई थी। तो जिसकी थायराइड ग्लैंड निकाली हुई थी उसको गुडन सेफ ने थायरोक्सिन का इंजेक्शन लगाया। लगाने के बाद में ये बताया कि उसके अंदर सामान्य मेटामॉर्फोसिस शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार इन्होंने प्रूव किया कि मेटामॉर्फोसिस में
थायराइड ग्लैंड का होना आवश्यक है, आवश्यक है। ये बात किसने बताई? गुडेनशेफ ने बताई। तो ये जो प्रभाव है, ये हम कह सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड का जो प्रभाव है वो, या थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रभाव वो कायंत्रण पर भी पड़ता है। तो इस प्रकार हमने अभी जो ये टॉपिक देखा है, इसके अंदर हमने थायराइड ग्रंथि के कार्य देखे हैं कि थायराइड ग्रंथि का जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो शरीर के अंदर क्या क्या कार्य करता है। तो एक बार मैं हल्का सा इनको रिपीट कर देता हूँ सभी को एक क्रम में। पहला का प्रभाव पड़ता है कैलोरोजेनिक प्रभाव पड़ता है। दूसरा जो प्रभाव है वो ताप नियमन है। तीसरा जो प्रभाव है इलेक्ट्रोलाइट्स व जल पर पड़ता है। चौथा जो प्रभाव है जनन पर पड़ता है। पांचवा जो प्रभाव है वृद्धि पर पड़ता है। छठा जो प्रभाव है तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। सातवां जो प्रभाव है नियोटिन या चीर भ्रूणता पर पड़ता है। और आठवां जो प्रभाव है वो कायांतरण पर पड़ता है। अब देखिएगा स्टूडेंट कि ये जो लार्वा है ये हार्ट पर भी थोड़ा बहुत अपना प्रभाव डालता है। थोड़े बहुत इसके ऊपर प्रयोग किए गए कि ये जो हार्मोन है थायरॉक्सिन, ये जो हमारी हृदय का जो परिमाप है, साइज है, उसको थोड़ा सा क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। और हृदय का जो परिमाप है वो बड़ा हो जाता है, जिससे हमारा जो कार्डिक आउटपुट है, कार्डिक आउटपुट का मतलब ये है कि जो ब्लड चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध, जो हृदय में से निकल करके चाहे वो शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में जाए, चाहे वो शुद्ध रक्त पूरे शरीर में जाए, तो वो आउटपुट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे हार्ट पर भी देखा गया। यानी हार्ट का इस हार्मोन के प्रभाव के कारण कमी से क्या साइज बड़ा हो जाता है, और साइज बड़ा होने से कार्डिक आउटपुट है उसके अंदर क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो इस प्रकार हमने अभी जो टॉपिक देखा है उसके अंदर ये देख लिया कि किस प्रकार थायरॉक्सिन का हमारे शरीर में प्रभाव है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो अबनॉर्मलिटीज़ कंडीशन है थायराइड ग्लैंड की, उससे क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं वो अपने को थोड़ा सा इसमें देखना है। तो अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो अबनॉर्मल कंडीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड। अब देखिएगा अब नॉर्मल कंडीशन की यदि हम बात करें तो इसके अंदर दो तरह की चीज़ आती है। एक तो आता है हाइपोथायराइडिज्म और एक आता है हाइपरथायराइडिज्म। एक आएगा हाइपोथायराइडिज्म और एक आता है हाइपर थायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब है अल्प सक्रियता और इसका है अति सक्रियता। अब देखिएगा स्टूडेंट, वैसे तो कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमने पीछे जो टॉपिक पढ़ा है कि थायराइड ग्रंथि का क्या क्या इफेक्ट है बॉडी के ऊपर, या थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो क्या क्या कार्य करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो वैसे अगर देखा जाए तो यदि थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा स्रावित होता है तो उन सभी फंक्शन के अंदर क्या तीव्रता आ जाती है, और यदि थायराइड ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनता है तो उन सभी फंक्शन जो हमने पढ़े उनके अंदर क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो सीधा तो बात है यही, परंतु इसके अंदर कुछ विशेष कंडीशंस भी उत्पन्न होती है जिनकी हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म की। पहले हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म की। अब हाइपोथायराइडिज्म की यदि हम बात करें तो हाइपोथायराइडिज्म जो है इसका जो कंडीशन है, इसकी पहली कंडीशन है जड़ वामनता या क्रेटिनिज्म। जड़ वामनता या क्रेटिनिज्म जो भी हमने पढ़ा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जड़ वामनता या क्रेटिनिज्म, जो कि ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलकर के काम की बात जब की थी हमने तो वहाँ पर ये बात आई थी। जड़ वामनता या क्रेटिनिज्म पहली कंडीशन तो किसमें, ये शिशु अवस्था में थायरॉक्सिन की कमी होना क्या से उत्पन्न होने वाली कंडीशन क्या कहलाती है, जड़ वामनता या क्रेटिनिज्म कहलाती है। इस रोग का जो व्यक्ति होता है उसका आपको पता ही है कि बोनापन आ जाता है। हम पढ़ के आए हैं शिशु में बोनापन रह जाता है, ये बात अभी हमने पढ़ी है। तीसरी कंडीशन मानसिक व शारीरिक विकास नहीं हो पाता है।
शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। अब देखिएगा शारीरिक विकास तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि व्यक्ति बना रह गया। मानसिक विकास भी, क्योंकि जो हमने बात की थी कि तंत्रिकाएं जो हैं वो शिथिल रह जाती हैं। तंत्रिकाएं अगर शिथिल रह गई तो तंत्रिका तंत्र अपना सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा तो वो क्या कहलाती है, मानसिक विकास भी इसमें नहीं हो पाता है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि BMR कम हो जाती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगला ऑक्सीजन खपत कम हो जाती है, ऑक्सीजन खपत कम हो जाती है, ऑक्सीजन खपत कम हो जाएगी तो जिससे ऊर्जा का लेवल है वो भी क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। जिससे जो है तापमान में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, ताप में भी कमी आ जाती है, जनन क्षमता कम हो जाती है, जनन क्षमता समाप्त या कम हो जाती है। ये जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस किसमें उत्पन्न होती है, जड़वामता में। तो ये सारी कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि जो ये जड़वामता या क्रेटिनिज्म कब उत्पन्न होगी, ये शिशु अवस्था में उत्पन्न होती है। कौन सी अवस्था में, शिशु अवस्था में। और दूसरी कंडीशन क्या है कि शिशु जो है, अब थायरोक्सिन की कमी रहेगी तो ये ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलकर काम करता है। ये बात मैंने बताई थी, ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलकर तो बोनापन रह जाएगा और मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमने वहाँ पर बात की थी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट है, ऑक्सीजन कंजप्शन है, ताप नियमन है, जनन क्षमता, इन सब के लिए थायराइड ग्रंथि का थायरोक्सिन हार्मोन होना आवश्यक है। इसलिए इन सब के अंदर क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। दूसरी जो अवस्था उत्पन्न होती है, दूसरी अवस्था जो है उसको कहते हैं मिक्सिडिमा। दूसरी अवस्था कौन सी होती है, मिक्सिडिमा। अब मिक्सिडिमा जो है ये इसके विपरीत होती है। मिक्सिडिमा में क्या होता है कि ये शिशु अवस्था में उत्पन्न कंडीशन थी, और वो कौन सी अवस्था में होती है, मिक्सिडिमा में क्या है, पहली कंडीशन तो क्या है, ये वयस्क अवस्था में थायरोक्सिन की कमी होना क्या कहलाता है, मिक्सिडिमा, कमी होना ही मिक्सिडिमा कहलाता है। अब बात वही सारी कंडीशन लागू होगी कि BMR कम हो जाती है, ऑक्सीजन कंजप्शन कम हो जाता है, ऑक्सीजन खपत कम हो जाती है, सर्दी का एहसास होता है, क्योंकि ताप नियमन नहीं रह पाएगा, सर्दी का एहसास होता है, अर्थात ताप नियमन में दिक्कत आती है, ताप नियमन में दिक्कत आती है। यानी इस कंडीशन में कई बार तो व्यक्ति को गर्मी में सर्दी का क्या है, एहसास होने लगता है। उसके अलावा यदि हम बात करें, जो है व्यक्ति जो है उसके शरीर के अंदर बालों का झड़ना, आवाज़ धीमी होना, यानी यूँ कह सकते हैं कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में भी अंतर आने लगता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में अंतर आने लगता है। अंतर आने का मतलब लगता है, अंतर आने लगने का मतलब ये हो जाता है कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, और कई बार महिलाओं के अंदर रक्त चक्कर जो है वो अनियमित हो जाता है, और अनियमित होते बंद हो जाता है। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एमिनोरिया कहते हैं। उसके अलावा जो त्वचा है, उधर के नीचे जल इकट्ठा हो जाता है, जिससे उधर फूला हुआ दिखाई देता है, जिससे उधर फूला हुआ दिखाई देता है। तो ये सारी कंडीशन किसकी है, मिक्सिडिमा की। और मिक्सिडिमा कौन सी अवस्था में हो रहा है, वयस्क अवस्था में, जबकि जड़वामनता शिशु अवस्था में होती है। तो ये दोनों कंडीशन कौन सी है, हाइपोथायराइडिज्म की। थैंक यू आज के लिए। नहीं।